नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट साझा किया है और उस रिपोर्ट में बहुत दिलचस्प आंकड़े बताए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि भारत में लगातार क्राइम का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। हालांकि ये ग्राफ क्यों नीचे गिरता जा रहा है, इसके विभिन्न बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत यह भी बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसका दर क्या है, वो कितना नीचे गया है या उसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा कास्ट वाइज भी ये व्यवस्था किया गया है कि कास्ट के आधार पर किस तरह की स्थिति है, यानी कि खास करके जब हम जाति आधारित क्राइम की बात करते हैं तो हम अमूमन एससी एसटी को लेकर के चर्चा में रखते हैं बात को। इसके अलावा मेट्रो सिटीज को तुलनात्मक ढंग से दिखाया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति हो सकता है, तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करते हुए यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि आखिर क्राइम का दर नीचे जा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है ना। और इसके अलावा इससे संबंधित कुछ चिंताओं को लेकर के भी चर्चा की गई है। कुल मिलाकर के यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जानते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट पर लगातार यूपीएससी भी और विभिन्न पीसीएस एग्जाम में भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो आज आपको क्या करना है कि जहां जहां मेन पॉइंट होगा कुछ, उसको मैं आपको हिंट देता चलूंगा, आप उसको नोट कीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, फिलहाल जो यहाँ पर कहा गया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के हेडलाइंस में इंडियाज क्राइम रेट डिक्लाइंड 6% इन 2024, यानी कि 6% से गिरावट देखने को मिला है 2024 में। अब जाहिर सी बात है 2024 की तुलना की गई है तो किससे बात किया जाएगा, पिछले सालों से बात की जाएगी, खास करके 2023 वगैरह को आधार बनाया जाएगा प्रीवियस ईयर को लेकर के। और एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है। अब इसको जरा विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या बातें इसके अंतर्गत की गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में आपसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो पूछा जाता है एग्जाम में वह यह कि जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसका शीर्षक क्या है, यानी कि उसका टाइटल क्या है। क्या है? क्राइम इन इंडिया 2024। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ष 2024 में भारत में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि कितना गिरावट, अगर परसेंटेज के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 6% के आसपास कमी देखा गया है। ठीक है, जिसमें अगर देखेंगे तो 2024 में कहा गया है देश भर में लगभग, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात किया जाए तो 58.85 लाख अपराध दर्ज हुए हैं। इसको 2023 से हम तुलना करके देखेंगे। 2023 के आधार पर अगर बात किया जाए तो ये मामला आपको जो आंकड़ों में देखेंगे 62.41 लाख था, यानी कि आपको दिखेगा, अमूमन देखते हैं तो यहाँ पर 62 और यहाँ पर 58, तो निश्चित तौर पर इसमें गिरावट तो देखने को मिला ही है। और 6% के आधार पर रिपोर्ट में कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा किया गया है, पुलिस प्रशासन को लेकर के, और तकनीकी आधारित पुलिसिंग जो हो रहा है उसमें किस तरह से सुधार हो रहे हैं, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में देखेंगे। यहाँ पर इसी आधार पर ये शीर्षक के साथ ये दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट आपके लिए था जो जरूरी था, उसको नोट कर लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर जो ये कहा गया है कि अपराध की दर कम हो रही है, दर मतलब परसेंटेज की बात की जा रही है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो क्राइम रेट कम हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ना कि आखिर ये क्राइम रेट है क्या, किस तरह से ये बातें की जाती है, एनसीआरबी कैसे निकालता है। देखिए, एनसीआरबी केवल कुल अपराध मामलों की संख्या जारी नहीं करता, यानी कि आंकड़ों के आधार पर नहीं कह रहा है कि 2024 में 58 लाख से कुछ अधिक आंकड़े आए और 23 में 64 लाख था। ये सारी चीजें केवल नहीं कही जा रही है, आपको क्राइम रेट का आंकड़ा भी प्रकाशित किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि प्रति 1 लाख आबादी पर दर्ज मामलों की संख्या क्या है। मान लेते हैं 1 लाख पर, यहां पर ऐसे मान के चलते हैं कि 10,000 केस आ रहे हैं। ठीक है, प्रति 1 लाख कहा गया है, तो 2 लाख पर कितना जाएगा, 3 लाख पर, 4 लाख पर, 5 लाख पर, ऐसे लाख के आधार पर प्रति 1 लाख आबादी पर कितने अपराध हो रहे हैं, कितने अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, दर्ज अपराध की बात की गई, क्योंकि पुलिस के पास रिकॉर्ड आएगा तभी तो। मान लेते हैं कि 100 क्राइम कहीं हुआ हो, ठीक है, 100 क्राइम हुआ हो किसी राज्य में, लेकिन पुलिस के पास 75 मामले ही एफआईआर होते हैं, ये दर्ज हुआ है। तो बताइए मुझे, 100 क्राइम माना जाएगा एनसीआरबी के आंकड़ों में? जब रिपोर्ट एनसीआरबी बनाएगी तो 100 क्राइम लेगी या 75? 75 ही लेगी, क्योंकि यहां पर 100 दर्ज ही नहीं हुआ है पुलिस के पास 75 है। तो एनसीआरबी क्या करती है, जब ये मैं रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ाऊंगा भी, ये रिपोर्ट आप चूंकि एनसीआरबी के वेबसाइट वगैरह पे पढ़ सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई क्राइम दर्ज नहीं हुआ है या इनकम्प्लीट है,
उसको एनसीआरबी अपने डेटा में शामिल नहीं करती है। ये एक तरीका है, ध्यान रखिएगा। अगर इस पर एक स्टेटमेंट आपके परीक्षा में बन जाए यूपीएससी में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर यहां पर वह मामला नहीं शामिल होगा। तो ये प्रति 1 लाख आबादी पर दर्ज अपराध के मामले से निकाले जाते हैं, और यह आंकड़ा जनसंख्या के अनुपात में अपराध की वास्तविक स्थिति को फिर हम समझ सकते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कितना है ना, चूंकि हम पर लाख से उसको कंपेयर कर रहे हैं और कितना अपराध हुआ है, तो ये फिर आंकड़ा निकाला जा सकता है। अब इससे विभिन्न राज्यों और देश के विभिन्न क्षेत्रों की कानून व्यवस्था की आप तुलनात्मक रूप से समीक्षा भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या मामला आया, वेस्ट बंगाल में कितने क्राइम हो रहे हैं, तो महिलाओं के अगेंस्ट कितने क्राइम हो रहे हैं, एससी एसटी के अगेंस्ट कितने क्राइम हो रहे हैं, ये तमाम चीज यहां से आप जान सकते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न यहां बनता है कि आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये रिपोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। सबसे पहली बात कि हमारे देश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, इसको यदि समझना हो तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे ना कि एक ऐसा प्रतिष्ठित सोर्स हमारे पास हो जिस पर हम आंख मूंद करके यकीन कर सके। तो वह सोर्स कौन सा होता है? एनसीआरबी, है ना। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, यानी कि देखिए शब्द पे ही ध्यान देंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम को व्यवस्थित करने वाली, उसकी रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था ये है। तो निश्चित तौर पर हमारा इसके लिए, और दूसरी बात देखेंगे तो ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? गृह मंत्रालय। कौन सी गृह मंत्रालय? केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो निश्चित तौर पर सरकारी आंकड़ा सीधे है, तो उस पर हम विश्वास करते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को फिर देश में समझना हो तो हम ये समझते हैं, और इसके लिए जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, सरकार कैसे कानून व्यवस्था को बेहतर करे, पुलिस को बेहतर करने के लिए कितना बजट लगाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, जाति आधारित भेदभाव और उससे संबंधित होने वाले क्राइम को कैसे रोकथाम किया जा सकता है, ये तमाम चीजें। या मेट्रो सिटी में, जैसे दिल्ली में देखते होंगे, महिलाओं के लिए असुरक्षित जगह बनता जा रहा है, तो कहा ना कि भाई निर्भया फंड की व्यवस्था की जाएगी, या किस तरह से रात्रि के समय पर अगर नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम करती है तो क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, ये तमाम चीज कैसे तय होता है? इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर सरकार पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, और फिर इसी चीज को लेकर के पुलिस सुधार वगैरह तैयार किए जाते हैं। संसद और अदालतों में आधिकारिक डेटा के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। शब्द क्या है? ऑफिशियली डेटा के तौर पे कहा जा रहा है ना। आप कहीं का रिपोर्ट उठा लेंगे तो निश्चित तौर पर पार्लियामेंट उस पर विचार नहीं करेगी, अदालत उसको सोर्स के रूप में नहीं लेगी, लेकिन जब एनसीआरबी का डेटा होगा तो निश्चित तौर पर उस पर ध्यान देना पड़ेगा, चूंकि सरकारी रिपोर्ट है। अब यहां पर इसके रिपोर्ट का अध्ययन करें तो टोटल क्राइम और क्राइम रेट को 2023-24 में तुलनात्मक ढंग से अगर देखेंगे तो टोटल क्राइम, जैसे मैंने कहा कि पर लाख के हिसाब से होगा, तो समय के साथ देखेंगे इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। और क्राइम रेट अगर पर लाख देखेंगे, ये टोटल क्राइम की स्थिति है। टोटल क्राइम की स्थिति क्या होगा? नंबर के हिसाब से, है ना। तो अगर पूरा देखेंगे तो 23 और 24 की तुलना करेंगे तो इसमें आप देखिएगा इस कलर, ये जो आपको ऑरेंज कलर दिखेगा, इसमें गिरावट देखने को मिला। और ये क्या है? ये रेट बताता है, यानी कि पर लाख के हिसाब से हमने ये आंकड़ा निकाला है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, फिर इसको स्टडी करके। और ये देखेंगे तो पूरा है लास्ट ईयर का, और क्राइम रेट फिर देखा जाए तो इसमें यहीं तक लेंगे, यानी कि ये गिरावट होता हुआ आपको दिखेगा। तो कुल मिलाकर के एक तरह से कह सकते हैं कि जो डेटा है उसका ग्राफ पे एक सिंपली प्रेजेंटेशन यहां पर हो गया। इस स्लाइड को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस स्लाइड में इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें जो है वो यही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा में, चाहे यूपीएससी या विभिन्न पीसीएस में, अगर आपसे प्रश्न बनते हैं तो वो प्रश्न इस स्लाइड से ज्यादा रहेगा। ठीक है, पहली चीज, मैंने रिपोर्ट का नाम आपको पहले बता दिया था, क्राइम इन इंडिया एनसीआरबी रिपोर्ट 2021-24, ये वाला समझ गए। इसके अलावा मैंने बता दिया था कि 24 में कितने % से गिरावट हुआ, तो 6%। ये दो चीजें तो आप ध्यान रख लिए, किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ये सारी बातें आपको पता है। अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। 2021 ओवरऑल क्राइम स्टैटिस्टिक्स ये दिया गया है, 2022, 23 और 24 ईयर हो गया। इसके अलावा यहां पर कुछ चीजें बताई गई है, जिसमें यहां पर कहा गया है टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स नंबर में क्या होंगे, क्राइम रेट क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर। और पॉपुलेशन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास सेंसस कौन सा है? 2011 का जनगणना, तो उसके आधार पर ही हम लेंगे करोड़ में। उसके अलावा चार्जशीट के रेट क्या है, यानी कि पुलिस जब मामला एफआईआर दर्ज करती है तो चार्जशीट में फिर कन्वर्ट होता है कितना, और कन्विक्शन रेट्स कितने हैं, ये सारे यहां पर बात किया गया। तो कुल मिलाकर के सीधे यहां पर आप देख सकते हैं, मैं 2024 पर लेकर के आपको बात करता हूं, 23 से थोड़ा सा तुलना करेंगे। तो यहां पर
टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स की अगर बात किया जाए तो देखेंगे 24 में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वह 58,85,476 है और 62 मैंने कहा था 2023 में है। ठीक है, तो यहां पर गिरावट देखने को मिला ना। इसके अलावा यहां पर अगर चर्चा करेंगे क्राइम रेट, अब क्राइम रेट मैंने आपको क्या बताया था, पर लाख पॉपुलेशन पर हम निकालेंगे, तो उस कंडीशन में अगर देखेंगे तो 448 23 में था और 418 पे ही आया है, तो निश्चित तौर पर इसमें भी रेट में भी गिरावट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो पॉपुलेशन मैंने कहा था 2011 के अकॉर्डिंग लेंगे तो वह 140.5 आकर के बनता है। 4 सीट का रेट अगर परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पर 66.4%, 66.7%, तो इसमें मामूली ही सुधार, लेकिन सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कन्विक्शन रेट की बात किया जाए परसेंटेज में, तो देखिए यहां पर 30 2021 में, 22 में 31, 23 में कितना 31 और 24 में 31, ये लगभग के हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर एक ट्रेंड आपको देखने को मिला कि दशमलव के बाद ही तो लगभग सुधार हो रहा है। यहां से चलिए, यहां तो स्पष्ट दिख रहा है, यहां दशमलव के बाद मुश्किल से 0.1 का सुधार हुआ है, लेकिन यहां पर गिरावट आ गया है। ठीक है, हालांकि मामूली ही गिरावट है, लेकिन गिरावट है। कन्विक्शन रेट अच्छा होता कि ये और बेहतर होता जाता। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये रिपोर्ट कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने कहता है। अब यहां पर दूसरे पर आते हैं, यहां पर जो कुछ कैटेगरी क्राइम का बनाया है नंबर ऑफ केसेस के आधार पर, यानी कि किस तरह के क्राइम हमारे देश में ज्यादातर होता है, तो उसमें मर्डर को लेकर के चर्चा किया जाए अगर 2024 में, तो केसेस जो आया है वो 30,212 केसेस पूरे साल भर में आया है मर्डर का। मर्डर के बाद जो दूसरा बहुत संज्ञेय अपराध है वो अटेम्प्ट टू मर्डर। देखिए मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में अंतर है। मर्डर का तात्पर्य हुआ कि जिस पर यह अटेम्प्ट किया गया था उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ये मर्डर हुआ। अटेम्प्ट टू मर्डर कहने का तात्पर्य है कि उसकी मृत्यु नहीं है, हो सकता है वो घायल अवस्था में हो, विक्षिप्त अवस्था में चला गया हो, लेकिन हत्या की योजना थी और उसके हिसाब से ही वह सोचकर ही ये अटेम्प्ट लिया गया था, इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर को भी लगभग मर्डर जैसा ही माना जाता है, यानी कि उतना ही संज्ञेय अपराध के तौर पर देखा जाता है। तो अगर यहां पर देखेंगे 30,000 और अटेम्प्ट टू मर्डर देखेंगे तो वह 54,583 तक जाता है। इसके अलावा कई और, जैसे रेप का एक केस देख लेते हैं, रेप का बहुत ज्यादा मामला हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, तो वो अभी भी 31,542 है। अगर देखा जाए तो मामूली कमी देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं देखने को मिला है। तमाम तरह के कोशिश करने के बावजूद भी रेप के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किडनैपिंग की अगर बात किया जाए तो वह तकरीबन आपको देखा जाएगा 1 लाख से ऊपर है। इसमें 2023 के आधार पर तकरीबन कह सकते हैं 6,000 के आसपास कमी देखने को मिला है। इसके अलावा रोबरी की बात किया जाए, हालांकि रोबरी बहुत कम हो गया था हमारे देश में, लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो जिस तरह से 2021 से अगर बात किया जाए तो यहां पर 68,000 तकरीबन और 70 और यहां 66, तो मैंने कहा कि इसमें समय के साथ कमी देखने को मिला है। इसके अलावा हर्ट की हम बात करेंगे, उसके लिए लेकर के मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि यहां पर इसकी डेफिनेशन में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो ये मामले जो हैं आपको 8,97,000 के आसपास है, यानी कि इसमें तेजी से गिरावट देखने को मिला है। क्योंकि यहां पर देखेंगे तकरीबन कह सकते हैं 11 लाख के आसपास है, 1093 है, 963 है, 10,58,000 है, यहां पर 8,97,000 है ना, यानी कि बहुत तेजी से गिरावट 2024 में आपको हर्ट के मामले में देखने को मिला है। इसकी वजह क्या है ये हम देखेंगे, यहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ये नोट करके रखिए। क्यों ऐसा हुआ है इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के यही जो कंक्लूजन यहां पर पूरा जो निकाला गया है ना, वो आपको की हाइलाइट्स के रूप में यहां पर दिया गया है। तो मुख्य बातें इस डेटा का जो क्या है यहां पर ये देख सकते हैं। अब जरा स्टेट वाइज क्राइम्स को हम देखते हैं अगेंस्ट वुमेन 2024 में। अब देखिए होता क्या है कि आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि टॉप के 3 राज्य ऐसे कौन से हैं एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के आधार पर जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक हिंसा के मामले देखे गए हैं या क्राइम देखा गया है। क्लियर क्वेश्चन ये होगा। अब उसमें कई स्टेटमेंट होगा, तो जो स्टेट पूछा गया है तो देखेंगे पहले नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश। यहां पर देखेंगे नंबर 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 60 से भी ऊपर, यानी कि हम मान लेते हैं 65-66,000 के आसपास है। तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, आपसे क्राइम के ये आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पैटर्न पूछा जाता है ना, टॉप 3, टॉप 5, इससे ज्यादा नहीं। तो पहले नंबर पर कौन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। किसके अगेंस्ट, महिलाओं के अगेंस्ट। कब, 2024। किसके आधार पर, एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के आधार पर। तो ये ध्यान रखना है। पहले नंबर पर कौन, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन हुआ साथियों, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन हुआ, वेस्ट बंगाल। चौथे नंबर पर कौन हो गया, नागालैंड। अब देखिए धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं ना, पूरब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। वेस्ट बंगाल तीसरे, देखिए नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम बढ़ गए हैं, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम बढ़ गए हैं, अरुणाचल एकदम पूरे नॉर्थ में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में, है ना।
तो ये 6, ये टॉप के 6 राज्य देखेंगे। अगर पूर्वी भारत की बात किया जाए तो केवल आप महाराष्ट्र को यहां से निकाल दें, यहां से हटा दे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, यूपी भी पूर्वी भारत का हिस्सा होगा ना, उत्तर पूर्व का देख लेंगे तो कुल मिला के। तो यूपी, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल, एक ही हिस्सा पश्चिम से आता है। यानी कि अगर इसका कंक्लूजन ऐसे निकाला जाए, ध्यान रखिएगा प्रश्न कैसे बनता है यूपीएससी में, बिटबंदर लाइन की बात जब हम कहते हैं ना, पीवाईक्यू देखिएगा, यूपीएससी का प्रश्न कभी भी इतनी आसानी से आपके सामने परोस के नहीं आएगा। एक तो ये आपसे पैटर्न पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया इस तरह से, रिपोर्ट या इकोनॉमी सर्वे वगैरह के आधार पर इस तरह के पैटर्न बनते हैं, तो इस तरह के ये क्राइम को लेकर के बन सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के आधार पर सबसे अधिक है, क्षेत्र पूछ लेगा, जिसमें पूछ लेगा कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में, मध्य भारत में, या पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में, ऐसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे अधिक तो एक ही महाराष्ट्र है ना, तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर होता है, मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट होता है, आप उसको उसके साथ आप जाते हैं। आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए यूपीएससी में देखते होंगे, तभी प्रीलिम्स के आप कुछ समय बचे हैं तो इस सब पर मेहनत शुरू कर दीजिए, है ना। तो कुल मिलाकर के देखेंगे आप तो एक हटा दीजिए, तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आपको पूरा ये मामला देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन निकला ना, महिलाओं के अगेंस्ट हिंसा किधर ज्यादा हो रहा है, क्या दक्षिण भारत में, नहीं, क्या पश्चिम भारत में, पहाड़ी राज्यों में, नहीं, किधर, पूर्वी और उत्तर पूर्वी, आप ऐसे कह सकते हैं। यहां ये चीज ध्यान रखिएगा। और आंकड़े देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 66,000 के ऊपर निकला हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी लगभग 50 को छू रहा है। यहां देखेंगे नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल में तो वो बहुत कम है, इस हिसाब से आपको नगन देखने को मिलेगा एक साल में, लेकिन मामले हैं। अच्छा होता क्या है ना कि इसी में एक नाम आपको बना देगा बिहार, एक स्टेटमेंट इसी में, और यूपी के बाद पक्का बिहार में टिक मार के आएंगे। आप उसी पैटर्न को पकड़ेंगे, 4 स्टेटमेंट बना दे, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल, बना दे यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, ऐसे। आप महाराष्ट्र वाला न जाकर के आप कहेंगे हाँ यूपी के बाद बिहार होगा, और ये गलतियां होती है। और ऐसे ही 5 राज्यों के सेट बना दिए जाएंगे, 4 विकल्प देकर के आप यूपी, बिहार वाला और बंगाल वाला टिक मार के आएंगे, और गलत होगा, महाराष्ट्र बीच में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं प्रश्न कैसे बन सकते हैं, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स का समय है, तो अब आप कोई भी टॉपिक पढ़िए ना तो थोड़ा सा उसको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखिए। अच्छा यहां पर चलिए दूसरी चीजें, 9.2% बढ़े बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले। देखिए बच्चों के खिलाफ, यानी कि यहां पर क्या कह रहा है, 9.2%, तकरीबन हम कह सकते हैं कि हम दहाई के आंकड़े में जा रहे हैं। यानी कि हमारे देश में बच्चों के खिलाफ अपराध जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। तरह तरह के कानून हैं, पॉक्सो तक इतना महत्वपूर्ण कानून है, इसके बावजूद भी बच्चों के खिलाफ अपराध और इतने प्रतिशत, 9.2% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। 2023 में 1,77,335 है, 22 में 1,62 देखने को मिलेगा। यहां पर पूरा आप देख लेंगे, राज्यों के हिसाब से भी बताया गया है। टॉप 3 में मध्य प्रदेश में देखिए 22,000 समथिंग, महाराष्ट्र में 22,390, लगभग दोनों बराबर है, और उत्तर प्रदेश में 18,852। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों के खिलाफ कहां पर अपराध हो रहा है, किन राज्यों में ज्यादा, तो ये 3 नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अपहरण के इसमें बच्चों में सबसे ज्यादा किडनैपिंग का मामला आएगा, ध्यान रखना है, यह हमेशा से रहता है। तो बच्चों में किडनैपिंग का, अपहरण का 45%, महिलाओं के अगेंस्ट जो होगा, ये पैटर्न बताता हूं क्योंकि मैंने कई एनसीआरबी के रिपोर्ट्स को अलग अलग समय पर पढ़ा है, तो मैं आपको पैटर्न बता सकता हूं थोड़ा सा। जैसे महिलाओं के खिलाफ, तो अगर आपको एग्जाम में ना समझ में आए तो रेप के केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, डॉरी एक्ट वाला जो मतलब डॉरी दहेज वाला जो मामला होता है, ये सब महिलाओं के खिलाफ होता है। बच्चों में हमेशा ध्यान रखिएगा क्या आएगा कि आपको किडनैपिंग के मामले, या आजकल पॉक्सो वाला इश्यूज भी बच्चों में बढ़ता जा रहा है, यानी कि बच्चों का यौन शोषण का मसला, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी जानते रहेंगे ना, तो कॉमन सेंस लगा के फिर आप उसका आंसर निकाल सकते हो, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट पर आप काम कर सकते हो। चलो अब यहां देखिए, ये कहा गया ना, मैंने पॉक्सो पहले ही बताया कि 38.2%, तो किडनैपिंग को पहले नंबर पर रखिएगा जब भी बच्चों के मामले में आए, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, पॉक्सो एक्ट की चर्चा हमेशा की जाएगी, है ना, क्योंकि पॉक्सो के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ना। और इसके अलावा 64.3% जो है चार्जशीट दाखिल करने की दर बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में रही है। यानी कि इतने कोशिश करने के बाद भी, ध्यान रखिएगा, तमाम तरह के पॉक्सो जैसे एक्ट लाने के बावजूद भी 64.3% ही अभी तक यहां पर कहा गया है चार्जशीट की दर है। इस पे सुधार चाहिए ना, निश्चित तौर पर इस पे बहुत अधिक चाहिए। बच्चों के खिलाफ मामले हैं, बेहद संगीन मामले हैं, तो ये मान के चलना चाहिए 95%, मोर देन 95% होना चाहिए। आप मुझसे कह सकते हैं सर 100% क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर जो लिया जाता है ना डेटा कलेक्शन वगैरह में,
उसमें अगर आप रिसर्च की पढ़ाई करते हैं तो -+5% लेकर के चलेंगे, यानी कि एरर जो है वो 5% के आसपास जा सकता है, इससे ज्यादा छूट नहीं होता। इसलिए ग्रेस मार्किंग वगैरह देखेंगे 5 नंबर का या 5% का रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रिसर्च का मसला है, इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा 95 के आसपास जाना चाहिए। अब जरा चलते हैं मेट्रो सिटीज को चर्चा में लाते हैं, क्योंकि इसी रिपोर्ट में दिल्ली को लेकर के चर्चा किया गया। निश्चित तौर पर जब हम मेट्रो सिटीज की बात करेंगे तो देश की राजधानी दिल्ली पहले नंबर पे आएगा, और दिल्ली की तुलना हम बाकी से करेंगे 2024 एनसीआरबी डेटा के आधार पर ही इन चीजें निकाला गया है। तो यहां पर टोटल आईपीसी क्राइम केसेस अगर देखा जाए, इंडियन पिनल कोड की बात की जा रही है मेट्रो सिटीज के तुलना में, तो यहां पर देखेंगे दिल्ली, और दिल्ली में जरा आंकड़े देख लीजिए, यहां पर आंकड़े जरा देखना है, बस आपको याद नहीं रखना है इस आंकड़ों को, क्योंकि कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस पैटर्न दिल्ली और मुंबई। तो देखिए यहां पर कहा 51,000 और यहां पर 2,75,402। तो सोचिए ये ग्राफ कैसे बन रहा है, एकदम ऐसे जा रहा है वर्टिकल। मतलब महाराष्ट्र में इतने कम केसेस हो रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी केवल मुंबई की बात की गई, मेट्रो सिटी की बात करें तो मुंबई, और दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। ये एक चिंता का विषय है, यानी कि तकरीबन 5 गुना अधिक क्राइम जो है मुंबई के तुलना में आप देखेंगे दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन दिल्ली की चर्चा करेंगे, क्योंकि मुंबई से हम तुलना कर रहे हैं, तो यहां दिल्ली में देखा जाए 13,396 है, 25% प्लस है। अगर आप ओवरऑल मेट्रो सिटीज को जोड़ देते हैं केसेस, तो दिल्ली अकेले जो है यहां पर 25% टोटल लेकर के जा रही है। ये बहुत ही संज्ञेय मामला दिल्ली के लिए, देश की राजधानी के लिए आता है। रेप केसेस की बात किया जाए, हाईएस्ट इन मेट्रो की चर्चा, तो वह 1,058 रेप केसेस दिल्ली में आया है। 1,044 लाख जो है सफिशिएंट एविडेंस भी मिले हैं। मतलब एविडेंस मिलने का मतलब है सफिशिएंट, यानी कि मामला फेक नहीं था, क्योंकि बहुत सारे मामले रेप के आगे चल के फेक भी हो जाते हैं अदालत में, तो वो भी यहां पर बता दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर दिल्ली की तुलना करेंगे 13,396, और इसी की तुलना अगर जयपुर से कर दे तो केवल 497 रेप के मामले। तो दिल्ली में रेप के मामले बहुत ज्यादा हैं, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। जुवेनाइल क्राइम ट्रेंड्स अगर देखेंगे, बच्चों के खिलाफ अगर अपराध की स्थिति देखा जाए, तो 23 में 2,278 और 24 में 2,306 हुआ है। ठीक है, दिल्ली जुवेनाइल क्राइम रेट देखा जाए तो 41.6% है। नेशनल एवरेज कितना है, ध्यान से देखिए, केवल 7.9%। ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नेशनल एवरेज 7.9%, लेकिन अगर दिल्ली का क्राइम रेट देखेंगे जुवेनाइल में, तो वो तकरीबन आप कह सकते हैं 42% के आसपास है। बहुत खतरनाक लेवल बना हुआ है दिल्ली की स्थिति। इसीलिए एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली के लिए बहुत शर्मिंदगी जैसा मामला है। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन पर भी इस रिपोर्ट ने चर्चा की, और ये अच्छा था। समय के साथ इन चीजों की मांग की जा रही थी कि सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। आप बहुत सारे न्यूज ऐसे देखते होंगे कि घर में कोई स्टाफ है, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनका क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, है ना, और संपत्ति लेकर के भाग गया, ये इस तरह की चीजें होती है ना। तो ये इस तरह के क्राइम्स को लेकर के चर्चा किया जा रहा था, रॉबरीज वगैरह को लेकर के कि शामिल किया जाए। तो सीनियर सिटीजन जो है, पुलिस भी ये कहती है कि सीनियर सिटीजन रॉबरीज के मामले में सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना, क्योंकि वो शरीर से बहुत ज्यादा सक्षम तो होते नहीं है, तो वहां पर उनको उसको टारगेट बनाया जा सकता है। 2023 फिर 22 की चर्चा, और फिर अगर देखेंगे 24 की चर्चा यहां पर देखेंगे तो 1,267 मामले दिल्ली में, 1,267 है। 30% प्लस मेट्रो केसेस के मामले में दिल्ली की स्थिति इसमें भी खराब है। थेफ्ट और किडनैपिंग के मामले कहा जाए तो यहां पर अगर देखेंगे नेशनल थेफ्ट की बात किया जाए 30% है। अगर दिल्ली की केसेस 1,80,973, यानी कि इसमें भी दिल्ली की कंडीशन बहुत खराब है। किडनैपिंग के मामले अगर देखा जाए तो 5,580, इसमें भी दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। यानी कि दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है, एनसीआरबी रिपोर्ट ने जो दिया है, यह दिल्ली पुलिस के लिए, देश की सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। यह मामला एनसीआरबी की रिपोर्ट के 2024 के आधार पर कहा गया है। अब जरा एससी एसटी क्राइम्स को लेकर के चर्चा करते हैं। तमाम तरह के ऐसे कानून बने हुए हैं जो कि एससी एसटी समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न को रोकने की व्यवस्था की गई है उस कानून के हिसाब से। फिर भी अगर देखेंगे एससी क्राइम्स के मामले को लेकर के देखा जाए 2023 के आधार पर, तो ये आपको क्राइम की स्थिति देखेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे एसटी क्राइम्स को लेकर के, तो यहां पर एसटी के खिलाफ हालांकि क्राइम आपको कम देखने को मिलेगा ना। अब देखिए एससी के क्राइम के ग्राफ को देखेंगे अगर यहां पर, तो आपको तकरीबन क्या नजर आएगा कि 58,000 के आसपास मामला गया है ना 2023 और 24 के आधार पर देखेंगे तो उससे थोड़ा कम। लेकिन एससी के खिलाफ मामले ज्यादा हैं।
अब बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए, एसटी के खिलाफ मामले कम है। एसटी के खिलाफ कितने मामले हैं? 10,000 यहां पर है, मान के चलिए कि ये आंकड़े 10,000 के आसपास, थोड़ा ज्यादा रख लीजिए, 12-13,000 के आसपास ओवरऑल इस तरह से रहा है। अब चलिए एक बात समझते हैं, हमारे लिए वो चिंता का विषय नहीं है कि आंकड़ा कितना रहा है, ट्रेंड समझना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। एसटी के खिलाफ इतने मामले क्यों, एसटी के खिलाफ इतने मामले क्यों? बिटवीन द लाइन स्टडी है। और वो क्या है, मुख्य वजह क्या है? ये नहीं है कि क्राइम हो नहीं रहा है, मुख्य वजह क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या। 2011 के सेंसस के आधार पर हमारे देश में एसटी की जनसंख्या बेहद कम है, एससी के मुकाबले कहा गया है। तो उस कंडीशन के आधार पर ही तो निकलेगा। आप भूल तो नहीं गए, मैंने शुरुआत में बताया था क्राइम रेट, वो कैसे? पर लाख पॉपुलेशन के आधार पे। तो क्राइम रेट ही हमने वैसे निकाला है ना, तो जाहिर सी बात है जिनका पॉपुलेशन कम रहेगा उनके अगेंस्ट यहां पर कम देखने को ग्राफ मिलेगा। तो ये बातें यहां ग्राफ से बताई गई है। अब महत्वपूर्ण ये है कि बीएनएस जो हुआ था, क्या बदलाव हुआ इसमें, ठीक है। आईपीसी आप जानते हैं 3 नए कानून आए थे, और 3 नए कानून पुराने जो ब्रिटिश एरा के क्रिमिनल लॉ था उसको प्रतिस्थापित किया गया था, ये आप सब जानते हैं, तो मैं वहां डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और बीएनएस की चर्चा की गई। यहां पर जब हम आईपीसी की चर्चा करते हैं तो आईपीसी क्या कहता है? इन भारतीय दंड संहिता, है ना, और ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता, एन फॉर न्याय। तो यहां पर जो दंड की बात थी, इसकी अवधारणा बदल करके हमने न्याय की तरफ लिया। जब हम दंड देते हैं ना, तो उसमें सोच ये आता है कि जिसने क्राइम किया है, ठीक है, उसको पनिश किया जाए, हमारी सोच ये है। और जब हम न्याय की बात करते हैं तब हमारी सोच ये रहता है कि जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है, यानी कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसके लिए क्या काम कर रही है हमारी केसेस, हमारी अदालत, हमारी व्यवस्था। तो इसलिए न्याय की अवधारणा अधिक विस्तृत है, क्योंकि दंड यहां पर ब्रिटिश एरा के लिए था, ब्रिटिश के कानून थे, उनको दंड ही देना था भारतीयों को, तो वो इस तरह की व्यवस्था लेके चल रहे थे। लेकिन हमें अपने नागरिकों को दंड के हिसाब से नहीं सोचना है, हमें विक्टिम्स को न्याय देना है, ये बातें कही जा रही है। हम तो अपराधियों को भी न्याय देने की भारत की अदालत बात करती है, इतना मैच्योर हमारा कानून है, तो इसीलिए हम भारतीय न्याय संहिता की तरफ आ गए। ये चीज तो क्लियर हो गया ना। अब इसमें क्या बदलाव हुआ? कई धाराओं में आपस में जो है इसमें मिला दिया गया। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे, बहुत सारा लेंदी हो गया था, तो पहले भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम इन चीजों को चेंज करेंगे। सामान्य जो है हर्ट को कई मामलों में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया। इसीलिए मैंने आपको कहा था, भूले तो नहीं, मैंने आपको एक जगह बताया था ना कि हम हर्ट के मामले पर अलग से चर्चा करेंगे, कहा ना, सिंपल। हर्ट के मामले में बदलाव किया गया, तो मैंने कहा था कि आखिर ये केसेस इतने कम क्यों हो रहे हैं। ये जो टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं 2024 में 62-61 हजार से 62,500 से कहेंगे 23 की तुलना में, ये 58,085 पर कैसे आ गया? अचानक से इतना कम कैसे हुआ? अचानक से 6% कम कैसे हो गया? क्योंकि 6% कम हुआ, इसकी वजह क्या है? आईपीसी के जगह हमने बीएनएस को लाया, और बीएनएस में हमने कहा कि देखिए हर्ट वाले जो इश्यूज है ना, उसको नॉन कॉग्निजेबल कर दीजिए। मतलब बहुत खतरनाक तरह का, संज्ञेय तरह का अपराध नहीं रहने दिया हमने, ठीक है। यानी अब ऐसे मामले में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू नहीं कर सकती जब तक मजिस्ट्रेट की अनुमति ना हो। तो कुछ उस तरह के इश्यूज को हमने इसमें बदला, यानी कि कुछ मसले हैं जिसको ज्यादा गंभीर बनाए हैं, कुछ को थोड़ा आसान बनाए हैं, है ना। तो ये सारे तकनीकी मसले हैं, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, ठीक है। इस बदलाव के कारण हर्ट श्रेणी में दर्ज मामलों की संख्या स्वाभाविक रूप से क्या होगी? कम दिखाई देने लग गई, क्योंकि सीधे एफआईआर हो ही नहीं रहा है। पहले क्या हो रहा था आईपीसी के तहत, आप पुलिस स्टेशन जाइए, सीधे एफआईआर कर दीजिए, तो वो मामला एनसीआरबी के पास आ गया ना। शुरू में मैंने बताया था कि जो एफआईआर हो जाएगा एनसीआरबी उस पर रिपोर्ट बना देगी। लेकिन अब यहां पर क्या है कि सीधे एफआईआर नहीं हो सकता है, शुरू नहीं किया जा सकता है, तब मजिस्ट्रेट की अनुमति। तो जाहिर सी बात है इसमें फिर जांच पड़ताल होगा, समय लगेगा। तो निश्चित तौर पर इस तमाम वजह से ये मामले कम होते हुए दिखेंगे। हर्ट श्रेणी के मामले में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिला है, वो मैंने डेटा पर आपको बताया भी था। रिपोर्ट में सबसे अधिक चर्चा उन मामलों की हो रही है जो आईपीसी की धारा 325, धारा 326, 329, 335 के तहत दर्ज होते थे। ये धाराएं सामान्य चोट और गंभीर चोट से संबंधित थी। एनसीआरबी ने कहा कि 2023 में श्रेणी में लगभग 6.36 लाख मामले दर्ज हुए हैं, और 2024 में सीधे घट करके 4.41 लाख रह गए। वजह वही मैंने बताया, मजिस्ट्रेट से पहले जांच होगा फिर एफआईआर। इन मामलों में लगभग 30.85% की भारी गिरावट देखी गई, और इसके वजह से चूंकि हर्ट वाले मामले में मोर देन 30% का गिरावट देखा गया, तो ओवरऑल जो हम क्राइम रिपोर्ट देख रहे हैं 2024 का, ये 6% तक 2024 में गिरा है। तो वो आईपीसी से बदल के जो बीएनएस हुआ है उसका यहां पर करामात है। मामला क्लियर हो रहा है ना, ये सब स्टेटमेंट में बन सकता है, अच्छा टॉपिक है। आईपीसी बीएनएस क्राइम्स की अगर देखेंगे स्टेट और यूटीज में यहां पर, तो 2022-24 में अगर देखा जाए
तो किस राज्य में क्राइम की क्या स्थिति रहा है, हो सकता है चूंकि बहुत सारे स्टेट यहाँ पे हैं, आपको ब्लर थोड़ा दिख रहा होगा, आप एनसीआरबी का रिपोर्ट 2024 आकर के डाउनलोड करके रख लीजिएगा, वैसे भी वो रिपोर्ट आपको बहुत काम आने वाला है, लंबे समय तक काम आने वाला है, ठीक है। तो वहां पर स्टेट की क्या स्थिति है ये यहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें आपको जैसे कि हम ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश एक हो गया स्टेट, 2022 की कंडीशन क्या है, 2023 की कंडीशन क्या है, आईपीसी और बीएनएस में क्या क्या डिफरेंसेस फिर आंकड़ों में देखने को मिला, और फिर टोटल क्या रहा, है ना, ये सारे करते हुए ये 10 कॉलम आपको बना करके दिया गया है। इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, हालांकि बहुत ज्यादा आपके लिए वो आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा यहां पर आईपीसी बीएनएस क्राइम देखेंगे तो ये 22-24 में ये बताया गया है कि क्राइम के नेचर बताए गए हैं और उसके आधार पर डेटा निकाला गया है। इसमें से बहुत सारी चीजें जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे कि रेप के मामले हमने बता दिया, अटेम्प्ट टू कमिट रेप, यानी कि रेप हुआ नहीं है लेकिन रेप करने की कोशिश की गई है, तो वह भी तो क्राइम ही है, तो उसको लेकर के भी बात किया गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर के बात किया गया है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, अदर प्लेसेस चिल्ड्रन को लेकर के इंसल्ट करने की, दौरी डेट्स को लेकर के मामले, किडनैपिंग वुमेन के अगेंस्ट हो गया है। तो ये सारे जो अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं उसके आधार पर ये सारे डेटा निकाला गया है कि कितना केस हुआ, कितने सारे क्राइम रेट रहा है, और ये 22 में, फिर 23 में, फिर जो है 24 में टोटल नंबर निकाल करके परसेंटेज वगैरह देकर के बताया गया है। तो अधिकांशतः इसमें मैंने अलग अलग से आपसे चर्चा कर ही लिया है। बात ये की गई है, एक तो हर्ट वाला इशू मैंने बताया आपको कि गिरावट की मूल वजह, इसके अलावा और क्या वजह हो सकता है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अपराध मामलों में आई कमी को केवल अपराध घटने से नहीं जोड़ा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं क्राइम होना कम हो गया है या पुलिस व्यवस्था बेहतर हो गई है इसीलिए क्राइम नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना है। इसमें केवल कहा गया है, यानी कि एक पक्ष तो यह है कि क्राइम कम हुआ है, पुलिस सुधार हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस लाया जा रहा है, पॉलिसी मेकिंग बेहतर हो रही है, तो एक पक्ष ये है, लेकिन केवल एक पक्ष नहीं है, इसके पीछे नए आपराधिक कानून के लागू होना भी है, जो मैंने 3 आपसे कहा था। वर्ष 2023 में जो लागू हुआ था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के संदर्भ में, बीएनएस जो पुराने इंडियन पिनल कोड आईपीसी को हटा करके आया था, तो उसमें वर्गीकरण और अपराध की परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ, जैसे हर्ट को लेकर के अपराध हमने चर्चा किया, उस अपराध को लेकर के। अपराध आंकड़ों को समझना जरूरी क्यों है? देखिए, जो एक्सपर्ट होते हैं उनका मानना होता है कि अपराध आंकड़ों में गिरावट का अर्थ हमेशा ये नहीं होता है कि देश पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है पहले की तुलना में, है ना। इसके पीछे कई अपने वजह हो सकता है कि कानून में बदलाव किया गया हो, जो कि 2023 में हुआ, नए अपराध श्रेणियां आ गई हो, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हुआ हो, इस सब वजह से अपराध के आंकड़े गिर सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में अपराध कम हुए हैं। यह भी देखना आवश्यक है कि कहीं अपराध दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया तो नहीं बदल गई है ना। जैसे हर्ट के इश्यूज में हुआ कि एफआईआर नहीं हो रहा है, मजिस्ट्रेट जांच के बाद होगा, तो जाहिर सी बात है मामला तो दर्ज आया नहीं। कुछ मामलों में अपराध नई या अलग श्रेणियों में दर्ज किए जा सकते हैं, तो वह भी बदलाव का एक कारण हो सकता है। अचानक कम क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग निश्चित तौर पर अपराध को कम कर रही है, एक वजह है। आप जहां भी जा रहे हैं तो पुलिस एडवर्टाइजमेंट भी कहती है ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो अब क्या हो रहा है, पहले आप क्राइम करते थे, मान लेते हैं कि आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर के बताता हूं, ट्रैफिक पर आप देखते थे कि भाई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लाल बत्ती जल रही है, लेकिन फिर भी निकल गए। अब क्या है कि उसी में कैमरा लगा दिया, है ना। तो अब ट्रैफिक पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भैया कैमरा लगा हुआ है। अगर मैंने लिमिट क्रॉस कर दिया, ट्रैफिक से भाग गया, रेड लाइट क्रॉस किया, तो पिक्चर लेकर के ये चालान घर भेज देंगे। तो क्या हुआ, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा, टेक्नोलॉजी आधारित जो व्यवस्था हुआ, तो आपके मन में जागरूकता भी आया और कानून के प्रति सम्मान आया, डर भी आया, है ना। तो क्राइम तो कम हो गया। तो सीसीटीवी होना या डिजिटल एफआईआर की बात की जाएगी, जीपीएस पेट्रोलिंग की बात, साइबर मॉनिटरिंग, डेटाबेस पॉलिसिंग, आईपीसी से बीएनएस में बदलाव या रिपोर्टिंग, क्लासिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन पैटर्न, ये तमाम चीज, और हर्ट कैटेगरी को लेकर के मैंने कहा कि तकरीबन 30% से अधिक जो है कुल अपराध के मामले में गिरावट देखने को मिला है। ये तमाम ऐसे वजह है। चिंता कहां बनी हुई है? ओवरऑल क्राइम रेट घटा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चुनौती बहुत बनी हुई है, खास करके जैसे मैंने बच्चों के मामले में कहा था, कुछ राज्यों में महिलाओं के मामले को लेकर कहा था, साइबर क्राइम, नए तरह का क्राइम हो रहा है, इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल चीटिंग जैसे हो रहे हैं ना आजकल, डिजिटल अरेस्ट जैसे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये नए तरह के क्राइम जो है ना, वो डिजिटल क्राइम बहुत सारे आ गए हैं और इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। यहां पर यह कहा गया है कि एनसीआरबी के रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें नहीं ली जाती है, जैसे कि मान लीजिए केस वगैरह कराने के लिए गए और क्राइम रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं हुआ, है ना, यानी कि एफआईआर जो है वह दर्ज नहीं हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डेटा है उसके पास, पुलिस के पास, तो एनसीआरबी अपने रिपोर्ट में उसे शामिल
नहीं करेगी। ये मैंने तुलना करके पहले ही आपको बता दिया था। तो निष्कर्षता यह है कि भारत में अपराध दर में कमी आई जो है, ये निश्चित तौर पर है, गिरावट हुई है। लेकिन यहां पर यह भी एनसीआरबी का ये रिपोर्ट कहता है कि हम केवल ये नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था की सुधार की कहानी है, बल्कि कुछ और बातें हैं जो मैंने चर्चा किया है। अपराध की प्रवृत्ति बदला है, उसकी क्लासिफिकेशन को लेकर के आंकड़ों को दर्ज करने की व्यवस्था बदली है। इन तमाम चीजों की वजह से यह निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अपराध में कमी देखा जा रहा है और तुलनात्मक ढंग से 6% की कमी आई है। यह निश्चित तौर पर भारत के लिए ओवरऑल देखा जाए तो एक शुभ है। हालांकि समय के साथ कहा जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि जैसे सिविल सर्विसेज में आईएएस के साथ आईपीएस की भी नौकरी लगती है, तो भाई आईपीएस का आप अलग ही एक एग्जाम ले लें ताकि हमारा पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से कुंठित ना हो। हालांकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर, इस बार ही आप हालांकि वो एग्जाम देंगे, नोटिफिकेशन जो आया था आईपीएस के लिए अलग से व्यवस्था कर दिया गया था, बाकी कैडर के लिए भी, कि अगर आप आईपीएस बन जाते हैं या ग्रुप ए के सर्विसेज आपको मिल जाता है यूपीएससी एग्जाम देने के बाद, तो केवल अब आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा और एग्जाम देने के लिए आप लगातार 5-6 साल तक एग्जाम देते हुए नहीं रहेंगे। यानी कि आप कुंठित पुलिस ऑफिसर ना बने कि भैया बनना तो चाहते थे आईएएस लेकिन बन गए आईपीएस, अब क्या करेंगे, करना पड़ेगा ये काम। तो ये परंपरा छोड़ने की जरूरत है। जब पुलिस बल का मनोबल बढ़ा रहेगा तो अपने आप क्राइम गिरता हुआ नजर आएगा। यानी कि प्रशासन को बेहतर करना एक लक्ष्य है। तो मैंने कहा था ना कि एनसीआरबी के डेटा का यूज कहां होता है, देखिए यूपीएससी ने यूज कर लिया ना, आईपीएस को कह दिया कि एक अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा देंगे, उसके बाद जाइए ट्रेनिंग में नहीं बल्कि जाइए नौकरी में। अन्यथा अगर आप फिर से यूपीएससी देना चाहते हैं, आईएएस बनना ही चाहते हैं, तो रिजाइन दीजिए। तो देखिए एनसीआरबी का डेटा हो गया ना कि हमारे पास पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने की आवश्यकता है। पॉलिसी मेकिंग की बात की जाती है उसमें एनसीआरबी का डेटा ऐसे ही हो जाता है। तो प्रैक्टिकल करके तुरंत देख लिया हमने, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बात की गई है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अभी भी बहुत बढ़ रहा है, खास करके यूपी में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, ये लगातार कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर अपराध बढ़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है, रेप, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध, सीनियर सिटीजन के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, वो चौंकाने वाला है दिल्ली को लेकर के। तो क्या दिल्ली रहने लायक कभी भी सुरक्षित नहीं होता जा रहा है? क्या करना पड़ेगा? क्या दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय से अलग करके दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए? आपके जो भी विचार इस पूरे रिपोर्ट पर है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।